My dear students, today we are going to start reproduction और इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ब्रीफली देखेंगे और फिर हम चलेंगे स्पर्म्स की प्रोडक्शन की तरफ के स्पर्म्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मौजूद हैं। पहले हम इनको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स किस अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होंगे और उसके बाद इनकी कुछ और डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे टेस्टिस दैट एक्ट एज गोनेट्स वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड and these testes are enclosed in a sac-like structure. This sac-like structure is called as scrotum या इसको scrotal sac का हम नाम देते हैं। So testes में sperms की प्रोडक्शन होगी, यहाँ से ये आएंगे और टेम्परेरीली स्टे करेंगे एपिडिडिमस में। दिस एपिडिडिमस इज द proximal convoluted portion of the vas deferens या जिसको हम ductus deferens का नाम भी देते हैं। यहाँ पर ये टेम्परेरीली स्टोर होंगे और मोटिलिटी गेन करेंगे और उसके बाद ये आ जाएंगे इस स्पर्म डक्ट के अंदर। स्पर्म डक्ट हम इस वैस डेफरेंस को कह रहे हैं, डक्टस डेफरेंस, वैस डेफरेंस, स्पर्म डक्ट, ये मुख्तलिफ नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ये जो स्पर्म डक्ट है इट मूव्स अपवर्ड टूवर्ड्स द पेल्विक कैविटी और उसके बाद आपने ये याद रखना है कि इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। यहाँ पर आपने याद रखना है कि डिफरेंट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उनमें से वन टाइप ऑफ ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, यहाँ पर ये इसको हमने लेबल किया है। और ये सेमिनल वेसिकल आकर अपनी सिक्रीशंस ट्रांसफ़र करता है इसी स्पर्म डक्ट के अंदर जिसमें स्पर्म्स मौजूद होते हैं। और इस पोर्शन को जहाँ पर ये स्पर्म्स में सिक्रीशंस ऐड होती हैं फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, इसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट विच इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ स्पर्म डक्ट। तो अब ये स्पर्म्स और इधर से सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रेशंस इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगी एंड नो इट पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पर एक और ग्लैंड मौजूद होता है दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। इट आल्सो पोर्स इट्स सिक्रेशंस इनटू द स्पर्म्स, स्पर्म्स में उसकी सिक्रेशंस ऐड होती हैं एंड नो दीज एंटर इनटू द यूरिथ्रा। यहाँ पर अब ये जो नेक्स्ट डक्ट आपको नजर आ रही है दैट इज द यूरिथ्रा। और मेल के अंदर आप यहां पर देखेंगे कि यूरिथ्रा एक तरफ से स्पर्म्स को रिसीव कर रहा है और दूसरी तरफ से ये यूरिनरी ब्लैडर से सिक्रीशंस को रिसीव कर रहा है, यूरिन को रिसीव कर रहा है। सो इसीलिए मेल के अंदर यूरिथ्रा को हम यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम देते हैं बिकॉज इट रिसीव्स बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस यूरिथ्रा के साथ एक और ग्लैंड कनेक्टेड है। इस ग्लैंड को हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर ग्लैंड। इसने भी अपनी सिक्रीशंस यूरिथ्रा में ट्रांसफर करनी होती हैं बिफोर द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। और इसकी सिक्रीशंस का जो बेसिक रोल है वो इस यूरिथ्रा के एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करना है बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म के। अगर यहाँ पर यूरिन कंटेंट्स हैं, एसिडिक कंटेंट्स हैं, तो ये उनको न्यूट्रलाइज कर दे। तो स्पर्म अलॉन्ग विद मिक्सचर ऑफ दीज थ्री ग्लैंड्स, तीन ग्लैंड्स कौन से? बल्बो यूरिथ्रल, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल। तो इन तीनों की स्पर्म के साथ मिलने से जो मिक्सचर बनेगा उसको सीमेन कहते हैं एंड दिस सीमेन पासेस आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रा पासेस थ्रू द एक्सटर्नल जेनिटेलियम जिसको हम कॉपुलेटरी ऑर्गन या पीनिस भी कहते हैं। सो ये ओवरऑल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपने याद रखनी है, इनका पैसेज याद रखना है। अब यहाँ पर इन्हीं का एक ब्रीफ सा रिव्यू मौजूद है।
गोनेड्स की टर्म हम यूज करते हैं पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे आपने पढ़ा है कि दीज मेल गोनेड्स आर द टेस्टिस दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। उसके बाद एक और टर्म आपने याद रखनी है, दैट इज ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया हम उन जेनिटल स्ट्रक्चर्स को कहेंगे विच आर एक्सटर्नल टू द बॉडी, या बाय विच आप कह सकते हैं कि दिस सिस्टम कम्स इन कंटैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहां पर इस एक्सटर्नल जेनिटिलियम के अंदर हम प्लेस करेंगे कॉपुलेटरी ऑर्गन को दैट इज इन्वॉल्व इन मेटिंग और कॉपुलेशन और ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। उसके बाद इस पूरे सिस्टम के अंदर आपने डिफरेंट डक्ट्स को याद रखना है, और यहां पर उनको हम सीक्वेंस में प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं दैट आर फाउंड विद इन द टेस्टिस एंड दीज आर द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। यहां से स्पर्म्स ट्रांसफर होते हैं रेड टेस्टिस को, ये भी विद इन द टेस्टिस मौजूद होंगी। यहां से ये स्पर्म्स ट्रांसफर होंगे वेजा एफ्रेंशिया में। वेजा एफ्रेंशिया आर आल्सो फाउंड विद इन द टेस्टिस। यहां से स्पर्म्स अब आ जाएंगे एपिडिडिमस में। एपिडिडिमस को आपने यहां पर पढ़ा है कि दिस इज द प्रॉक्सिमल एनलार्ज्ड एंड ऑफ द वेस डेफरेंस, और ये टेस्टिस के इमीडिएटली क्लोज मौजूद होगा। एपिडिडिमस से स्पर्म्स ट्रांसफर होंगे वेस डेफरेंस में। वेस डेफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू होते हुए यूरिथ्रा, एंड देन दे विल पास आउटसाइड द बॉडी। और हमने ये पढ़ा है कि मेल में यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम भी देते हैं। सो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कि कौन कौन से यहां पर मौजूद होंगे। आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये भी याद रखना है कि जो टेस्टिस हैं दीज आल्सो एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ा है कि उन ग्लैंड्स को कहते हैं विच पोर देयर सिक्रेशंस इनटू द ब्लड। लेकिन इन टेस्टिस के अलावा भी 3 और ग्लैंड्स आपने यहां पर पढ़े हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। इन 3 को हम कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। और याद रखिएगा कि ये तीनों एक्सेसरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स आर 2 इन नंबर, प्रोस्टेट इज 1 और कॉपर ग्लैंड भी 2 हैं। ये तीनों एक्सेसरी ग्लैंड्स कहलाएंगे। दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दे पोर देयर सिक्रेशंस थ्रू डक्ट्स, और जब इनकी सिक्रेशन स्पर्म्स के साथ मिक्स होंगी तो इस मिक्सचर को सेमिन कहा जाएगा। इसके अंदर आपने याद रखना है कि जो सबसे मेजर ग्लैंड हैं वो सेमिनल वेसिकल्स हैं, यानी सेमिन में जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है इट कम्स फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स। सो दिस वाज अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड्स कि ये कौन कौन से होंगे। अब हम फर्दर चलते हैं यहाँ पर जो स्पर्म की प्रोडक्शन है उसकी तरफ। ये आपके सामने एक कट सेक्शन मौजूद है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लेवल पर ये चंद एक सेल्स आपने याद रखने हैं जिनकी डिटेल्स को हम अभी पढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स, उसके अलावा स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और ये हमारे पास ल्यूमेन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। दिस इज कंप्लीटली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये उसकी जर्मिनल एपिथेलियम है, ये उसकी ल्यूमेन है, और ल्यूमेन के अंदर मौजूद होते हैं स्पर्म्स जो डिवीजन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। आपने यहां पर ये याद रखना है कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट सेल टाइप्स मौजूद होती हैं। वन आर कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, और सेकंड टाइप सर्टोली सेल्स की है जिनको नर्स सेल्स का नाम भी दिया जाता है। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हम उन एपिथेलियल सेल्स को कहते हैं जिनसे स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, एंड दीज सेल्स
are under the control of FSH. यहां से स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, उसको हम अभी आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में डिस्कस करेंगे। इसी तरह आपने ये याद रखना है कि जो सर्टोली सेल्स हैं, दीज आर आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH। इनका रोल क्या होगा? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन and liquid medium to the sperms until they are present in the seminiferous tubule। यानी जब तक स्पर्म्स इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमेन के अंदर मौजूद होंगे, ये उनको न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन और लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करेंगे। सो बोथ आर द सेल्स ऑफ वॉल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक ने स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना है, दूसरे ने स्पर्म के लिए स्पोर्टिव रोल प्ले करना है। और दोनों को कौन सा हार्मोन रेगुलेट कर रहा है? दैट इज FSH रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। एक और सेल टाइप आपने याद रखनी है, वो है इंटरस्टिशियल सेल्स, या इनको हम लेडिक सेल्स का नाम भी देते हैं। इनको मैंने अलहदा से इसलिए मेंशन किया है बिकॉज दीज आर नॉट द सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लाइक हमारे पास अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं तो इनके दरमियान जो स्पेस होती है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियम, और इस इंटरस्टिशियम के अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम देते हैं। These interstitial cells are under the control ICSH, that is another name used for LH। और जब ये ICSH इन सेल्स पर एक्ट करता है तो यहां से सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन, दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन, जिसने डिफरेंट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करना होता है। तो आपने इन सेल्स को भी याद रखना है। दो हमने पढ़े हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH, और एक हमने पढ़ा है इंटरस्टिशियल सेल्स को, जिनको ICSH कंट्रोल कर रहा है और ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम चल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ, कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन कैसे होती है, कौन कौन सी स्टेजेस यहां पर होंगी। ये ओवरऑल आपके पास डायग्राम मौजूद है। हमने पढ़ा था कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनकी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, एंड दीज जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स गिव राइज टू स्पर्मेटोगोनिया। तो ये आपके सामने सबसे पहला सेल मौजूद है जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम का नाम दे रहे हैं, और ये सेल होगा डिप्लॉयड, हैविंग 2n क्रोमोसोम नंबर। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं, दे डिवाइड थ्रू माइटोसिस and then differentiate to form the primary spermatocytes। So primary spermatocytes are formed from the spermatogonia। पहले माइटोसिस होगी और फिर इनकी डिफरेंशिएशन होगी into the primary spermatocyte। ये भी आपने याद रखना है कि क्योंकि ये माइटोसिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, so these will also be diploid। Now these primary spermatocytes undergo through meiosis 1। meiosis 1 को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम नंबर 2n से n में रिड्यूस हो जाएगा। सो इस meiosis 1 की वजह से प्रोड्यूस होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड these secondary spermatocytes will be haploid। और जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल गिव राइज टू 2 secondary spermatocytes। Now these secondary spermatocytes will undergo through meiosis 2, और meiosis 2 के रिजल्ट के तौर पर जो सेल्स इनसे प्रोड्यूस होंगे उनको हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। अब यहां पे क्योंकि meiosis 2 हो रही है, which will maintain this chromosome number constant like mitosis, तो इसलिए ये जो spermatids प्रोड्यूस होंगे these will also be haploid। और 2 secondary spermatocytes से 4 spermatids प्रोड्यूस होंगे।
इन स्पर्मेटिड्स की होगी मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन, या आप इसको मैच्योरेशन कह सकते हैं, एंड आफ्टर मैच्योरेशन दे विल गिव राइज टू स्पर्म्स। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि 4 स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। इन स्पर्मेटिड्स की स्पर्म के अंदर कन्वर्जन को या मैच्योरेशन को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये आपने दोनों वर्ड्स को मिक्स नहीं करना। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, while spermiogenesis is the maturation of sperm, and this maturation is completed in epididymis। और मैच्योरेशन कंप्लीट होने का मतलब यह है कि इनके अंदर टेल डेवलप होगी एंड दे विल बिकम मोटाइल। एग और स्पर्म, ह्यूमन के अंदर 2 गैमीट्स हैं, इनमें से आपने याद रखना है कि एग इज नॉन मोटाइल वाइल स्पर्म इज मोटाइल, और उसके अंदर मोटिलिटी के लिए ये टेल मौजूद होती है। हम इसके स्ट्रक्चर को भी ब्रीफली देख लेते हैं। ये हमारे पास इसके 3 पार्ट्स मौजूद होते हैं। वन इज द हेड, अदर इज द मिडल पीस, एंड थर्ड इज द टेल। टेल इज फॉर मोटिलिटी, और जैसा कि मैंने बताया कि टेल की डेवलपमेंट या मोटिलिटी कहां पर होगी? एपिडिडिमस के अंदर होगी। इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस के साथ रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें ये हेड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, लाइक एक्रोसोम विच इज एक्चुअली अ लार्जर लाइसोसोम। न्यूक्लियस मौजूद होता है कंटेनिंग डीएनए, और उसके बाद मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन विच इज नीडेड फॉर द मोटिलिटी। तो ये हमारे पास इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है स्पर्म का। चंद एक इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपने इस स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनमें पहला फीचर ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, इसके स्टार्ट को याद रखिएगा। दूसरा, इट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस को कंटिन्यूस प्रोसेस भी आप कह सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपने याद रखना है जो आपको यहां से भी पता चल रहा है कि 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल गिव राइज टू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड 4 स्पर्म्स। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। और लास्ट में कैरेक्टर याद रखिएगा कि एक वक्त में लार्ज नंबर के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं और रिलीज होते हैं। यानी जब स्पर्म्स रिलीज होंगे तो दे विल बी रिलीज्ड मिलियंस इन नंबर। और इतनी ज्यादा तादाद क्यों होती है? टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन, कि इनमें से एक ना एक जाकर अगर एग के साथ मिलता है तो उसको फर्टिलाइज कर देगा। सो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड याद रखने हैं। आई होप आपको टॉपिक की कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हमने पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ब्रीफली पढ़ा, उसके बाद हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा, स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखा और चंद एक इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ताकि आपका यह टॉपिक रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज द साइट फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वैजा फ्रेंशिया, एपिडिडिमस और स्पर्म डक्ट। आपने पढ़ा था कि स्पर्म की प्रोडक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लेवल पर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स से होगी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीज सेल्स अंडरगो सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। एपिथेलियल सेल्स, सर्टोली सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, फॉलिकल सेल्स। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स को। तो स्पर्म्स आर एक्चुअली एपिथेलियल इन ओरिजिन। अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ ICSH। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल्स आपने पढ़े थे, दोनों FSH के कंट्रोल में थे। यहां से स्पर्म की प्रोडक्शन होनी है तो ये भी FSH की वजह से होगी। टेस्टोस्टेरोन
इंटरस्टिशियल सेल से रिलीज होता है विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ICSH। फर्टिलाइजेशन में डायरेक्ट रोल इसका नहीं होगा, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स राइज टू 1 स्पर्म, 2 स्पर्म, 3 स्पर्म, 4 स्पर्म। आपने ये रेशो याद रखनी है, 1:2:4, यानी 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट will give rise to 2 secondary spermatocytes and 2 secondary spermatocytes will give rise to 4 sperms। अब यहां पर क्योंकि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का पूछा है तो उससे 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे और इसलिए करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन की बीटा बन जाएगी, यानी इट विल गिव राइज टू 2 स्पर्म्स।